नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी के चलते अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने 2 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने ट्रक से पदार्थ की तस्करी के लिए नारायणगढ़ मंडी जा रहा था और इस बीच पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। अंबाला पुलिस द्वारा जो हमारा नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी के अंदर हमारा एंटी नार्कोटिक सेल जो है, इंस्पेक्टर सत्यवान की देखरेख के अंदर उन्होंने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। एएनसी टीम के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी किसी मुखबर के थ्रू कि एक नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ से कोई बड़ी अफीम की खेप लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नारायणगढ़ सब्जी मंडी के पास इनके द्वारा टीम द्वारा नाकाबंदी की गई और वहाँ पे एक संदिग्ध ट्रक नंबर जो कि HR37E 6782 जो कि 12 टायरी ट्रक था, उसको फ्लैग डाउन किया गया और उसको विधि पूर्वक जब उसकी पूरी सर्च की गई, उस दौरान वहाँ से 2 किलो और 700 ग्राम जो कि कमर्शियल क्वांटिटी होती है अफीम की खेप रिकवर की गई। ये अंबाला पुलिस फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में आज हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के डीजी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उसके बाद डीजी सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। जब उन्होंने भर्ती मरीजों की फाइल मांगी तो स्टाफ और डॉक्टर भर्ती मरीजों की फाइल नहीं दिखा पाए, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल की पीएमओ और सीएमओ से इसके बारे में जवाब मांगा। जवाब देने के लिए अस्पताल के आरएमओ यानी कि रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर को बुलाया गया, जिसके बाद डीजी ने आरएमओ से फाइल ना बताए जाने का कारण पूछा, लेकिन कोई डॉक्टर इसका सही जवाब नहीं दे पाया, जिसको लेकर डीजी हेल्थ ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को उनके पद से हटाने के निर्देश दिए और इसके तुरंत बाद आरएमओ ने पद पर नए डॉक्टर की नियुक्ति की। निश्चित तौर से JN1 एक नया वेरिएंट आया है और उसका केरला में भी केस है। हमारे पास कोविड का एक पॉजिटिव केस है। अभी उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम 6 सैंपल भेज रखे। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि केरला में, भारत में जो भी वेरिएंट आया वो वेरिएंट हमारे भी यहाँ आएगा। इसी संबंध में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिव स्वास्थ्य जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे CMOs भी जुड़े थे और मंत्री जी ने भी कल, आपको ध्यान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसकी तैयारियों के लिए हम बिल्कुल सभी तैयारियों का हमने जायज़ा ले लिया है और तैयारियां हमारी पूरी पाएगी और निर्णय लिया कि सभी जिस प्रकार के जो केस होंगे ILI और SRE के जो केस हैं उनके RT-PCR टेस्ट 100% कराए जाएंगे। ये हमने सभी CMOs को कह दिया है, निर्देश लिखित में भी दे दिया है और मंत्री जी ने भी दे दिया है। उसके लिए इनको जो किट विट चाहिए, जितने भी चाहिए। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत साइबर सिटी के कादीपुर में कई विभाग द्वारा आम जन को भारत सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। यात्रा के संयोजक मनीष यादव का उपस्थिति लोगों ने भव्य स्वागत किया। मनीष यादव की माने तो समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने की विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाएगा। इस यात्रा से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। 30 तारीख से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंदर हुई और इस यात्रा के माध्यम से ये यात्रा हरियाणा की 6223 पंचायतों में जाने वाली है। हर नगर निगम क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर जाने वाली है। उसी कड़ी में आज ये कादीपुर गांव के इस स्कूल के अंदर ये यात्रा पहुंची है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि हमारी सरकार देश के गरीब के लिए समर्पित सरकार है। हमारी राज्य और केंद्रीय सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हमारे दो कार्यकाल है, जो भी जन कल्याणी योजनाएं बनाई है उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले और उन्होंने देश के अंदर एक नया उदाहरण लोगों के सामने रखा है। अब तक लोग काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाते थे,
देश के इतिहास में पहले बार खुद सरकार चलकर उनके गांव में पहुंची है और आप देख सकते हैं कि सभी विभागों के लोग यहां पर उपस्थित हैं और लोगों ने लोगों की जिस प्रकार की कोई आपत्ति थी, जिस प्रकार की कोई जरूरत थी, जिस प्रकार की उनके किसी भी कार्य में कोई लाभ या संशोधन की आवश्यकता थी, वो यहाँ आए और मुझे बड़ी खुशी है कि महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। गुरुग्राम के मदनपुरी में आज कैंप लगाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव पहुंचे। वहीं जवाहर यादव के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व ओएसडी ने रिबन काटकर इस कैंप की शुरुआत करी। इस कैंप में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, परिवार का पहचान पत्र और पीले राशन कार्ड की सुविधाओं का लाभ उठाया। 2 दिन तक चलने वाली इस कैंप पर हजारों लोगों को फायदा होगा और सरकार की हर योजना घर घर तक पहुंचेगी। पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के बारे में सोचा है और इतनी सरकारी योजना चला रखी है जिससे हर गरीब को सरकार का लाभ मिल रहा है, जिसमें परिवार पहचान पत्र, पीले राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड की योजना, बीपीएल परिवार की योजना, ऐसी ना जाने कितनी योजनाएं हैं जो सरकार ने चला रखी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, जब हमारी सरकार आई 8,65,000 पीले राशन कार्ड थे। आज मुख्यमंत्री के पोर्टल ने, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री की फैमिली आईडी के जादू ने आज ये संख्या 40 लाख से ऊपर परिवारों की है। और पहले लिमिट होती थी 1,20,000 तक के लोगों के ही पीले कार्ड बनते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए ये आय की सीमा भी बढ़ा दी, वो 1,80,000 तक कर दी। इवन जो पेंशन की सीमा होती थी, जो वृद्धा पेंशन मिलती थी, उसकी आय 2 लाख होती थी, वो उन्होंने 3 लाख कर दी, जिससे अधिकतम लोगों को ये लाभ मिल सके। बड़ी मात्रा में पीले कार्ड बने हैं, कट्टे केवल उनके हैं या तो उनका इनकम टैक्स है या उनके बच्चे नौकरी लग गए। ऐसे उदाहरण रहते हैं, महिला कहती रहती है, एक मेरे पास केस है, उसके दोनों बच्चे नौकरी लग गए। गुरुग्राम में गीता महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत जॉन हॉल से की गई, जहां गीता का उपदेश के साथ साथ कई विभागों ने अपनी स्टॉल लगाकर लोगों को भी योजनाओं से अवगत कराया। वहीं गुरुग्राम में आयोजित इस गीता महोत्सव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। शुक्रवार को इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने की और इसके अलावा इस मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गीता संदेश के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस गीता महोत्सव में आम जनता के लिए फ्री एंट्री रखी गई है। तो गीता महोत्सव हमारे पूरे स्टेट में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और गुरुग्राम में भी इसका आयोजन हम बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। इसमें अभी हवन करके इसकी शुरुआत की गई और अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा एग्जीबिशंस लगाए गए हैं। शहर की सभी सामाजिक और धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको भी इसमें हमने जोड़ा है और स्कूल के बच्चे जो है मंत्र उच्चारण भी अभी कुछ देर बाद करेंगे और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा एक पूरे शहर में झांकी भी निकाली जाएगी, जिसमें गीता जी के जो उपदेश हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। एक कल्चरल प्रोग्राम भी हमने। जींद में दिल दहला देने की घटना सामने आई है, जहां दोस्तों ने कहासुनी के बाद अपनी ही दोस्त राकेश की लाठियों डंडों से पीट कर हत्या कर दी। जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दहशत फैलाने के लिए हत्यारों ने बेरहमी से पिटाई करने की वीडियो भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और आगे की जांच में जुटी। 25A प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये FIR हमने दर्ज की। इसमें हमने जो SHO हैं और जो हमारी CIA टीम्स हैं उसकी मदद से जो भी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जारी है। जो मुख्य आरोपी थे उनको हमने रात को गिरफ्तार किया है और अभी भी एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लेके आया गया है और जो भी इसमें और आरोपी होंगे उनको शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे और बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो करके उनके विरुद्ध हम चालान कोर्ट में देंगे। 25A प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत लोकसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर पंचकूला में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी और हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन के दौरान विधायक प्रदीप चौधरी ने लोकसभा में सांसदों के निलंबन पर सवाल उठाए। देखिए, ये तानाशाही सरकार है और इसी के विरोध में हम यहाँ पर खड़े हैं।
इन्होंने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी लोकतंत्र को दबाने का काम है और हमारे संविधान का अपमान है। तो हम ये चाहते हैं कि भी इनका निलंबन जो है रद्द किया जाए और उनको दोबारा से पार्लियामेंट में आने दिया जाए। इस तरह से तो आप देखिए ये सबसे बड़ी पंचायत है, संसद जो है सबसे बड़ी पंचायत है, जब उसमें ही बोलने का अधिकार विपक्ष को नहीं दिया जाता। हमारा ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है विपक्ष। अगर विपक्ष जो है मजबूत नहीं होगा तो तानाशाही चालू रहेगी और तानाशाही आएगी। इसको हटाने के लिए हम सारे कांग्रेसी जो हैं पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन सांसदों को वापस नहीं लिया जाए। आज पूरे भारतवर्ष में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस देश को हमारे देश के लाखों युवाओं ने, नेताओं ने कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराने का काम किया था, उस लोकतंत्र व्यवस्था को बचाने के लिए आज पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन इंडिया गठबंधन द्वारा आज किए जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे पंचकुला जिला से सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी और मैं सभी साथी हम यहाँ इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ता में बैठे लोग इतने सत्ता के नशे में चूर अहंकारी हो गए हैं कि उन्हें विपक्ष के सामने अपनी कोई बात रखने की आज उनकी हिम्मत नहीं। कल रेसलर साक्षी मलिक ने डब्ल्यूएफआई को नया अध्यक्ष मिलते ही कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। बता दें कि 12 सालों के बाद डब्ल्यूएफआई को संजय सिंह के रूप में नया अध्यक्ष मिला। संजय सिंह का नाम सामने आने के बाद साक्षी मलिक ने प्रेस वार्ता कर संन्यास की घोषणा की और कहा कि डब्ल्यूएफआई को बृजभूषण जैसा ही अध्यक्ष मिल गया है। वहीं साक्षी के संन्यास को लेकर उनकी मां का बयान सामने आया है। साक्षी की मां ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के करियर का ऐसा अंत नहीं सोचा था। वहीं साक्षी मलिक की राजनीति में आने को लेकर उनकी मां ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसके लिए विदाई मैंने नहीं सोची थी कि इस तरह की विदाई अपने गेम से करेगी, लेकिन सिचुएशन है जो ऐसी हो गई। जो थे इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, डब्ल्यूआईएफ अध्यक्ष के लिए लड़ रहे थे कि यहाँ किसी महिला अध्यक्ष का पद होना चाहिए, तो स्टार्टिंग से जैसे ये वहां पे बैठे थे तो प्रोटेस्ट काफी लंबा चला और जो मंत्री जी से भी बात हुई, अनुराग जी से की अध्यक्ष के बारे में कि भाई आपके हम अध्यक्ष बना देंगे, आप हम शांति रखो, आपको न्याय मिलेगा। तो अभी 5-6 दिन पहले भी मंत्री जी ने बुलाया था इनको कि आ जाओ बात करते हैं, तो तब भी इनको आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा। तो जैसे ही कल डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का पद हुआ और वो उनको अध्यक्ष बनाया गया, सारे बृजभूषण के फेवर के ही आदमी बन गए। तो वो देखते हुए तो इसी वजह से उसने अपनी विदाई ले ली कि कोई फायदा नहीं, मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है तो मैं ये चीजें सहन नहीं कर सकती। मोबाइल फोन, टीवी, टैबलेट, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छोटे बच्चों से लेकर बड़े व्यक्ति के लिए घातक है। इस नशे में बच्चे और युवा बड़ी तेजी से धंसते जा रहे हैं। ये जानकारी डॉक्टर विजय, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग नूह ने बताया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, युवा वर्ग से संबंध रखने वाले गेम खेलते हैं या ऑनलाइन मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय स्कूल के बच्चों को लेकर एक स्टडी की थी, उसमें 4000 बच्चे शामिल किए थे, जिसमें से 70 से 80% बच्चे मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड से संबंधित पाए गए। और डॉक्टर विजय जिला नोडल अधिकारी मेंटल हेल्थ ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 साल में ये मोबाइल नशा और तेजी से बढ़ा है। लोग घरों में थे और सारे दिन टीवी, मोबाइल पर ही लगे रहते थे। उन्होंने कहा कि इंसान बच्चों के अंदर बेचैनी के लक्षण, उदासी के लक्षण, नींद में कमी आना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसी की वजह से इंसान की क्षमता कम होती जा रही है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।